लेक्चर नंबर हमारा 22, चैप्टर चल रहा है 14, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आज के लेक्चर में हमने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर, अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास और वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। राइस की बुक और आईकैप की बुक का रेफरेंस और होम असाइनमेंट आपको लेक्चर प्लान में मिल जाएंगी, वहां से देख लीजिए। पहले स्टडी करते हैं हम अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था शेयर कैपिटल के बारे में कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। हमने देखा कि शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद हमने स्टडी किया कि टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या हैं, तो हमें पता चला शेयर्स की डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट क्लासेस होती हैं। काइंड्स ऑफ शेयर से क्या मुराद है कि ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और क्लासेस से क्या मुराद है क्लास हर काइंड के अंदर, यानी ऑर्डिनरी शेयर के अंदर भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पॉसिबल है, और प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पॉसिबल है। ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है? ये जो नॉर्मली इक्विटी शेयर्स भी इनको कहते हैं, जो कि रेगुलर शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके ऑर्डिनरी शेयर से डिफरेंट है। ऑर्डिनरी शेयर की निस्बत इनको कुछ प्रायोरिटी राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट्स ऑफ डिविडेंड या राइट्स ऑफ रीपेमेंट एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर हम इन दोनों में फर्क की बात करें तो दोनों में डिफरेंस तकरीबन ऐसा ही है जैसा कि शेयर्स और डिबेंचर में फर्क हो। प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर मिलती जुलती है डिबेंचर से। फिर हमने स्टडी किया था आगे क्लासेस के बारे में कि हर काइंड की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। क्लासेस के बारे में मजीद डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करेंगे। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर हमने कैपिटल क्लास को चेंज करना हो, जैसे फर्ज कीजिए कोई भी किसी भी कंपनी की कैपिटल क्लास अज्यूम कीजिए कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसके मेमोरेंडम में कैपिटल क्लास कुछ इस तरह लिखी हुई है 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और ये इसका 500 मिलियन ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ये टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स, 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और ये ₹100, ये टोटल, ये इसको कहते हैं, ये शेयर कैपिटल है, ये टोटल शेयर कैपिटल, ये नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन, और ये जो ₹100 ईच है ये फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहलाती है, नॉमिनल वैल्यू। अब ये हमारे सामने एक कंपनी की कैपिटल क्लास है। इसमें फर्दर काइंड्स भी हो सकती है, यानी प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। ऑर्डिनरी शेयर देखें कंफर्म होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी हो किसी कंपनी का, में भी ना हो, अगर है तो वो मेमोरेंडम में वो भी रजिस्टर करवाना होगा। तो कैपिटल क्लास में फर्दर काइंड भी हो सकती है, क्लासेस भी हो सकती है, लेकिन हमने चूंकि कंसेप्ट काइंड ऑफ क्लासेस वाला नहीं पढ़ना, अल्टरेशन वाला पढ़ना है, इसलिए ये एक सिंपल क्लास भी काफी है हमारे लिए कंसेप्ट समझने के लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या मेमोरेंडम में कैपिटल क्लास की अल्टरेशन चेंज हो सकता है? इसका जवाब बिल्कुल हो सकता है। हमने मेमोरेंडम में जहां पे डिफरेंट बाकी क्लासेस के बारे में देखा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी किया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के बारे में किया, नेम क्लास के बारे में पढ़ा हमने, चेंज हो सकती है, अल्टरेशन हो सकती है, तो कैपिटल क्लास में भी अल्टरेशन हो सकती है। अच्छा, कैपिटल क्लास में अल्टरेशन किस तरीकों से हो सकती है? जैसे हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में ये पढ़ा कि जब रजिस्टर्ड ऑफिस एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट करना हो, या ऐसी जगह जो कि पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, तो फिर अल्टरेशन की जरूरत पड़ती है। कैपिटल क्लास में अल्टरेशन की जरूरत कब पड़ेगी, पहले ये समझ लीजिए। यानी कितने तरीकों से कैपिटल क्लास की अल्टरेशन की जा सकती है, वेज ऑफ अल्टरेशन। तो कहता है जी कैपिटल क्लास के जरिए से कैपिटल को इंक्रीज भी किया जा सकता है। कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए अल्टरेशन की जा सकती है, कैंसिल करने के लिए, कंसोलिडेशन के लिए और सब डिवीजन के लिए। अब इनमें से हर एक का मतलब क्या है ये सुन लीजिए। फर्ज कीजिए, इंक्रीज का पहले समझते हैं। टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल 500 मिलियन है, और कंपनी ये चाहती है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल 500 से इंक्रीज करके 600 मिलियन कर दे। क्या कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये कहलाता है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, और इंक्रीज इन शेयर कैपिटल में इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो ये इंक्रीज वाला केस है। 500 से 600 मिलियन पे चले जाना। कैंसल का केस क्या है? 500 से 400 पे चले जाना।
500 से 400 पे चले जाना। जैसे अगर एक कंपनी का शेयर है 5 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, इसको चेंज करके 4 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच कर दिया जाए इज इक्वल टू 400 मिलियन, ये कौन सा केस होगा? ये कैंसिल का केस होगा। अगर 5 मिलियन का 6 मिलियन कर दें, इंक्रीज का केस। 5 मिलियन का 4 मिलियन शेयर ऑफ 100 ईच कर दें, कैंसिल का केस। लेकिन कैंसिल में एक चीज याद रखनी है आपने, कैंसल वही कैपिटल होगा जो कि अभी तक जनरल पब्लिक को इशू नहीं किया, जो इशूड नहीं है, पेड अप नहीं है। जो कैपिटल इशूड पेड अप कर चुके हैं उसको कैंसिल नहीं कर सकते। यानी अगर ये 500 मिलियन सारे का सारा इशूड एंड पेड अप है तो फिर आप इस कैपिटल को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर 500 मिलियन अथॉराइज शेयर कैपिटल है, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल 300 मिलियन है, तो आप इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल को जो अनपेड हिस्सा है, अनइश्यूड पार्ट है, उसको कैंसिल कर सकते हैं। यानी 500 से 400 मिलियन पे भी लेके आ सकते हैं, 400 मिलियन से 300 मिलियन पे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन 300 से फर्दर नीचे नहीं जा सकते। क्यों? 300 वो शेयर कैपिटल जो आप इशू कर चुके हैं, पेड अप है, ये लोगों के हाथों में है। जो शेयर्स लोगों के हाथों में पहुंच गए उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन है। एक लिस्टेड कंपनी अपने इशूड शेयर्स को भी बायबैक कर सकती है, लेकिन वो बायबैक कैसे करेगी पहले कभी हमारे सिलेबस में होता था, अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिर्फ इतनी बात हमें पता होनी चाहिए कि एक लिस्टेड कंपनी एक्सेप्शन है कि वो इशूड शेयर कैपिटल को भी बायबैक कर सकती है, वरना नॉर्मली जब शेयर को कैंसिल करना हो तो सिर्फ वही पार्ट कंपनी कैंसिल कर सकती है जो कि अनइशूड है। तो हमने दो तरीके पढ़ लिए अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास के। पहला तरीका इंक्रीज, यानी 500 मिलियन से 600 पे चले गए। दूसरा कैंसल, यानी 500 से 400 पे आ गए। तीसरा तरीका कंसोलिडेट, कंसोलिडेट। ठीक है, ये जो इंक्रीज और कैंसल है ना, ये रिलेट करता है टोटल अमाउंट से, यानी इसमें टोटल अमाउंट में तब्दीली आती है, टोटल अमाउंट चेंज होती है। 500 से 6 पे जाएंगे, यही अमाउंट चेंज होगी, 400 पे आएंगे, यही अमाउंट चेंज होगी। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन है ना, ये रिलेट करती है फेस वैल्यू से। कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कुछ शेयर्स को इकट्ठा करके एक बड़ी अमाउंट का शेयर बना देना। कंसोलिडेशन का मतलब ये था ना, एग्रीगेट करना। अगर मैं इसमें शेयर्स को एग्रीगेट कर दूं, कैसे? अभी 5 मिलियन शेयर है 100 ईच के, मैं कर दूं 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹1000 ईच। ये भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ₹500 मिलियन ही बनेगा। लेकिन इसमें देखिए मैंने क्या किया, मैंने शेयर को कंसोलिडेट किया। पहले 100 रुपए का एक शेयर था, मैंने 10 शेयर को मिला के 1000 रुपए का एक शेयर बना दिया। यह है कंसोलिडेशन। और सब डिवीजन इसका अपोजिट कंसेप्ट है। ये कंसोलिडेशन ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें शेयर्स को इकट्ठा करके एक बड़ा शेयर बनाया जा रहा है। 10 शेयर को इकट्ठा करके मैंने एक बड़ा शेयर बना दिया 1000 रुपए वाला। अब सब डिवीजन क्या है? सब डिवीजन इन स्मॉलर अमाउंट। सब डिवीजन यह है 5 मिलियन शेयर है, इसको मैं 50 मिलियन शेयर्स कर दूं। 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये भी 500 मिलियन ही होगा। तो नोट कीजिए इन दोनों केसेस में टोटल कैपिटल सेम रहा, लेकिन फिर भी चूंकि मेमोरेंडम के अंदर तो पूरी लाइन डिवीजन भी आ रही होती है ना, हमने डिवीजन में चेंज किया तो वो भी अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल क्लास ही समझी जाएगी, क्योंकि बहरहाल डिवीजन भी मेमोरेंडम क्लास का हिस्सा होती है। यह है सब डिवीजन और ये कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है? मैं कंपनी का डायरेक्टर, मैं ऐलान करता हूं, ओ भाई शेयर होल्डर्स, जिन जिन के पास 100 रुपए वाले शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स हमारे पास कंपनी के पास वापस, पुराना शेयर लाओ और नया शेयर ले जाओ। पुराने 10 शेयर लाओ 100 वाले और नया 1000 रुपए का एक शेयर ले जाओ। ये मैं कंसोलिडेशन में ऐलान करूंगा। सब डिवीजन में क्या ऐलान करूंगा कि पुराने शेयर्स लाओ, नए शेयर्स ले जाओ। यानी पुराना 100 रुपए का एक शेयर लाओ और नए 10 रुपए के 10 शेयर्स ले जाओ।
अच्छा, इस ऐलान से आपने बच्चों की तरह खुश नहीं होना। बच्चों को पता है कि बच्चे के पास 100 रुपए का नोट होना, आप कभी उसको 10-10 के 2 नोट दीजिएगा और 100 रुपए, बच्चा बड़ा खुश होगा। कैसे वाला, एक नोट दे के 2 नोट मिल गए, ऐसे खुश नहीं होना आपने। लॉ ये कहता है कि जब कंसोलिडेशन और सब डिवीजन होगी ना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि पहले फर्ज कीजिए अगर आपके पास 100 रुपए का शेयर था, उसके ऊपर एक शेयर के ऊपर एक राइट था, अब 10 शेयर हो गए, अब आपके 10 राइट हो गए। ऐसे नहीं होगा, राइट सेम रहेंगे। वो वर्ड यूज करता है पारी पासु, यानी इक्वल स्टेटस होगा, एट पार, एट इक्वल स्टेटस। जो नए शेयर्स के राइट्स होंगे और जो पुराने शेयर के राइट्स हैं वो सेम होंगे। सब डिवीजन की वजह से मेरे राइट्स पहले की निस्बत बढ़ नहीं जाएंगे और कंसोलिडेशन की वजह से मेरे राइट्स पहले की निस्बत से कम नहीं होंगे, मेरे राइट्स सेम रहेंगे जैसे पहले थे। ये तो कंपनी ने अपने फैसिलिटी के लिए इसकी कंसोलिडेशन सब डिवीजन की इजाजत दी हुई है ना उनको। बाजू का ऐसे होता है ना, वो हिस्से कर देते हैं। जैसे आजकल बिटकॉइन कितने का मिल रहा है, मेरा 85-86 लाख का तो होगा, 1 करोड़ के करीब, ठीक है। अब कोई एक बंदा तो एक बिटकॉइन नहीं ना खरीद सकता, तो वो फिर क्या करना चाहिए उन्हें बिटकॉइन के हिस्से कर दे, सब डिवाइड कर देना चाहिए। मेरा हाल है वो सोच रहे हैं करने के कि उसके कोई लाख, एक बिटकॉइन के लाख हिस्से कर देंगे। क्यों? ताकि छोटा इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, वरना अभी छोटा इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। वो छोटे इन्वेस्टर की पहुंच से गेम बाहर होगी। तो बाज़ का ऐसे होता है, कंपनी के शेयर जो होते हैं, शेयर की मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, छोटा इन्वेस्टर नहीं खरीद सकता। फिर कंपनी क्या करती है, सब डिवीजन। और इसी तरह अगर उन्हें लगे कि जी छोटा इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इन हो गया है, ठीक है, तो वो उसको कंसोलिडेट भी कर। बहरहाल पर्पस अपना, यहां पे हम पर्पस नहीं डिस्कस कर रहे, यहां पे हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्शंस हैं कंपनी के पास। ये कंसोलिडेशन और सब डिवीजन के लिए बात समझ आ गई। और ये बात समझ आ गई कि नए शेयर और पुराने शेयर में राइट्स का फर्क नहीं होगा, वो पारी पासु इक्वल रैंक होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और चीज भी 5वीं भी चीज लिखी हुई है, क्या? कंपनी सब डिवाइड कर सकती है अपने टोटल शेयर कैपिटल को बिटवीन ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस, फर्ज कीजिए 5 मिलियन 100 शेयर्स हैं। अच्छा, अब आपने मुझे बताना ये चेंज कौन से वाले नंबर का चेंज है, मैं आपका टेस्ट करने लगा। कैपिटल क्लास में ये लिखा हुआ 5 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 100 इज इक्वल टू रुपीज 500 मिलियन, ये कैपिटल क्लास में ये लाइन लिखी हुई है। मैं इसमें इसको करता हूं 6 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इच। कौन सा केस है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? पहला, इंक्रीज वाला। क्लियर? आगे चलते हैं। 500 मिलियन, टोटल 500 मिलियन ही रहने देता हूं मैं। 5 मिलियन शेयर्स है, इसके बजाय कर देता हूं 500 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच। ये कौन सा केस है? नंबर सब डिवाइड इनटू स्मॉलर अमाउंट। शाबाश। अब सुनिए, मैंने 5 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज, ये 500 मिलियन है, इसमें 100 मिलियन अनपेड है, अनइश्यूड है, 400 मिलियन इश्यूड एंड पेड अप है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी अल्टरेशन कर ली। कैसे? मैंने किया 4 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इज इक्वल टू 400 मिलियन, इसके साथ हेडिंग लिख दी ऑर्डिनरी शेयर्स, और फिर आगे 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इज इक्वल टू 100 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स। यानी मैंने टोटल अमाउंट को ब्रेक करके ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस में सब डिवाइड कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ये कौन सा केस है? हाँ, नंबर 5, सब डिवाइड इनटू ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अगर है 5 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 4 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच इज इक्वल टू 400 मिलियन। ये कौन सा केस है? 100 कैंसिल कर दिया। कैंसिल का क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कंडीशन बतानी है। कर सकता हूं अगर ये 1 मिलियन इश्यूड एंड पेड अप नहीं है, यानी अभी ये जनरल पब्लिक को इश्यू, फिर कर सकता हूं। जनरल पब्लिक को इश्यू कर दिया, फिर भी कर सकता। उसकी कंडीशन बताओ। लिस्टेड कंपनी,
लिस्टेड कंपनी अपने इश्यूड शेयर्स को भी बाय बैक करके कैंसिल कर सकती है। ठीक है, वरना नॉर्मल रूल क्या है कि कोई भी कंपनी अपने सिर्फ उसी शेयर को कैंसिल कर सकती है, शेयर को जो कि अनइश्यूड है। लिस्टेड कंपनी इश्यूड शेयर को भी बाय बैक करके कैंसिल कर सकती है, लेकिन वो मजीद डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं। भाई ये किस किस तरीके से अल्टरेशन हो सकती है समझ आ गई आपको? ये 5 तरीके समझ आ गए, एग्जाम्पल के साथ एक एक समझा दिया। आगे चलते हैं। अल्टरेशन करनी है, प्रोसीजर क्या होगा? सिंपल। इन सारे केसेस में मेमोरेंडम की अल्टरेशन हो रही है ना, क्योंकि कैपिटल क्लास मेमोरेंडम में होती है ना। कैपिटल क्लास में इनमें से कोई भी चेंज आया मतलब मेमोरेंडम में चेंज आया, तो मेमोरेंडम के जो प्रोसीजर है वो, ठीक है। लेकिन आपको पता है हर क्लास कुछ प्रोसीजर स्टैंडर्ड है। हर चेंज ऑफ मेमोरेंडम, चाहे वो नेम की हो, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस की हो, चाहे वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की हो, चाहे वो कैपिटल क्लास की हो, चाहे कोई और, कौन सा प्रोसीजर सेम है? स्पेशल रेजोल्यूशन और रजिस्ट्रार को इतला देनी। रजिस्ट्रार को कितने दिनों में इतला देनी होती है? हमने कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन हो, जो स्पेशल रेजोल्यूशन, उसे हमने नोटिफाई करना होता है। देखें, एक कंसेप्ट होता है अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल जमा करवाना, उसके लिए 30 दिन का टाइम है। एक होता है जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, नोटिफाई करना। दुनिया की कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, आपने उसका इतला रजिस्ट्रार को कब देनी है? 15 दिन के अंदर। स्पेशल रेजोल्यूशन के इतला 15 दिन में देनी है। हाँ, जो अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल जमा करवाना, उसके लिए 30 डेज का पीरियड। ठीक है, नॉर्मली ये रूल है, आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर कहीं पे रूल चेंज हो तो आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर प्रोविजन में यही रूल होगा। कैपिटल क्लास चेंज करनी है, पहला स्टेप, कंपनी को ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स होना चाहिए। यानी आर्टिकल्स में ये पावर लिखी होनी चाहिए कि कंपनी चाहे तो बवक्ते जरूरत ये चेंज कर सकती है, इन तरीकों से कैपिटल क्लास को चेंज कर सकती है। और अगर आर्टिकल्स में ये अथॉरिटी नहीं है ना, तो पहले आपको आर्टिकल्स, ये नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले फिर आर्टिकल्स में ये ऐड करनी पड़ेगी पावर, फिर मेमोरेंडम की तरफ आएंगे। अच्छा, फर्ज कीजिए आर्टिकल्स की तरफ से इजाजत है या इजाजत नहीं थी, हमने उसमें अल्टरेशन कर दी। अब क्या करें? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन याद है? बताएं। अब कहें 3/4 मेजोरिटी सिर्फ। हाँ, 3/4 मेजोरिटी जिसने कहा ना वो फेल है, जिसने सिर्फ इतना कहा। 3/4 के साथ आगे क्या था? 21 दिन भी, 21 दिन का ही, हाँ, फिर भी फेल। साथ ही एक्सेप्शन भी थी कि 21 दिन से कम का भी हो सकता है। हाँ, वो याद नहीं, कोई बात नहीं, हमें इतना याद है कि है उधर कोई पॉइंट, वो पॉइंट याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। फाइल, अब क्या करना है? स्पेशल के बाद नोटिस ऑफ अल्टरेशन, नोटिस ऑफ अल्टरेशन रजिस्ट्रार को फाइल करना है। कितने दिनों में? 15 दिनों में, 15 डेज। ये है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। अब हमने शेयर कैपिटल भी पढ़ लिया, शेयर कैपिटल की टाइप्स भी पढ़ ली, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल भी पढ़ लिया। नेक्स्ट कंसेप्ट, अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट है छोटा सा, लेकिन आपको पता है कि हम दिल करता है बंदा खोल के कंसेप्ट बयान करे, पिछले कंसेप्ट से रिवाइज होते जाए, अगले कंसेप्ट में कुछ ना कुछ बेस बनते जाए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा सिंपल है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के राइट्स एंड लायबिलिटीज। क्या शेयर होल्डर की कोई राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं? बिल्कुल होती है ना, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, चैप्टर 11 में भी पढ़ा था। शेयर के कुछ राइट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज को तो हमने डिटेल में पढ़ा था, याद है? भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी रिवाइज करवा देता हूं। पहले तो मुझे ये बताइए, शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फर्क है? कंसेप्ट हालांकि शेयर होल्डर का है, लेकिन चूंकि अक्सर भूल जाते हैं शेयर होल्डर मेंबर में क्या फर्क है, तो बताइए। मेंबर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के सब्सक्राइबर होते हैं, दूसरे जिनके पास शेयर्स होते हैं। कौन से शेयर्स? ऑर्डिनरी के, प्रेफरेंस, कोई भी, शाबाश। क्लास ए के क्या क्लास बी के? बिल्कुल ठीक तुक्का लगाया। कोई शेयर्स ऑफ एनी काइंड, कोई शेयर होल्डर होगा और कंपनी का मेंबर होगा। अच्छा गारंटर, अच्छा गारंटर मैं किसको कह रहा हूं भला? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो
एग्री करता है कि मेरा नाम एंटर कर दीजिए और एट टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट मैं इतनी अमाउंट पे करूंगा। क्योंकि देखें ये सब्सक्राइबर होता है स्टार्ट वाला, शेयर होल्डर गारंटर है सब्सिक्वेंट वाले, ये सब्सिक्वेंटली मेंबर बनते हैं। ये वो मेंबर है एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब्सिक्वेंट मेंबर का। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में तो सब्सिक्वेंट मेंबर का शेयर ट्रांसफर करते हैं जब शेयर होल्डर बनते जाएंगे। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कैसे बनते हैं? जो बंदा भी कहता है कंपनी के मेमोरेंडम मेरा नाम लिख दो, आगे लायबिलिटी लिख दो, मैं इतनी पे करूंगा, और उसका नाम लिख दिया जाए, वो मेंबर बन जाता है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटर के केस में जो भी गारंटी देगा वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। और लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन याद है? इसमें मेंबर्स की मिसेस राहील वाला क्वेश्चन याद है, या वो सिडान लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद है? उसमें क्या रूल होता था? एक मेंबर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर था, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी छोड़ गया, अब तो उसने कंपनी का कोई लेना देना नहीं ना करना है 1 साल तक। कौन से वाले डेट्स का? जो उसके रिजाइन होने के वक्त थे, जो बाद में डेट्स लिए गए उनका जिम्मेदार नहीं है वो। ये प्रोविजन याद है कि नहीं याद? 1 ईयर वाली याद है? अच्छा बताइए, एक मिसेस राहील है, एक मिस्टर राहील है, दोनों ने 1-1 लाख रुपया गारंटी दी, लोन लिया बैंक से 1 लाख डिफॉल्ट करके, ये 1 लाख कैसे कैसे अदा होगा? मिस्टर राहील कितने पैसे देगा? नहीं, डिफॉल्ट कंपनी ने किया, दोनों कंपनी के मेंबर थे, मिस्टर राहील और मिसेस राहील, 1-1 लाख की गारंटी दी थी दोनों ने, बैंक से 1 लाख का लोन पेंडिंग है, अब 1 लाख रुपया अदा करना है। मिस्टर राहील अदा करेगा कि मिसेस राहील अदा करेंगे कि दोनों अदा करेंगे? दोनों करेंगे। कैसे करेंगे? सुने यहां पे लॉ क्या कहता है। कंसेप्ट दूसरा है लेकिन बहाने से एक्सप्लेन कर रहा हूं। लॉ ये कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी इक्वल होगी। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, एक है लायबिलिटी टुवर्ड्स एक्सटर्नल पार्टीज। बैंक को एक्सटर्नल पार्टीज को लॉ प्रोटेक्ट करता है। लॉ बैंक को पता है क्या कहता है? बैंक को लॉ ने बड़ी अजीब बात की जिसको सुन के बैंक बहुत खुश हुआ। क्या बात की भला? बैंक को कहा लॉ ने, बच्चा सुनो, 1 लाख रुपया तुमने लेना है कंपनी से, ये कंपनी के 2 मेंबर हैं, दोनों ने 1 लाख की गारंटी दी है, दोनों में से जिससे 1 लाख रुपया निकलवा सकते हो ना, निकलवा दो, जितनी उन्होंने गारंटी दी हुई है उस अमाउंट तक, जिससे निकलवा सकते हो निकलवा दो। अब हो सकता है मिस्टर राहील कहे मेरे पास कुछ नहीं है, मिसेस राहील 1 लाख रुपया अदा कर दे। एक्सटर्नल पार्टीज के लिए अगर कहा जाता है ना दोनों से 50, एक्सटर्नल पार्टी को कहा जाता है दोनों से 50,000 निकलवाओ, एक्सटर्नल पार्टी के लिए बैड न्यूज होती। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक पार्टी के पल्ले कुछ भी ना होता, दूसरी पार्टी बड़ी अमीर होती, तो दोनों से अमीर वाले से 50,000 मिल जाते, गरीब से 50 रुपए भी ना मिलते। एक्सटर्नल पार्टी को उसका 50,000 बैडेड हो जाता ना। लाने एक्सटर्नल पार्टी को उसने कहा जो भी तुम्हें लगे ना अच्छी फाइनेंशियल उससे 1 लाख रुपया निकलवा लो। बैंक ने मिसेस राहील से 1 लाख रुपया निकलवा लिया, बैंक फारग। अब बताइए, अब इनकी दोनों मेंबर्स की लायबिलिटी आपस की कितनी है? इक्वल अप टू एग्रीड। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे पहले, 50,000 मिस्टर राहील की, 50,000 मिसेस राहील की। मिसेस राहील अब मिस्टर राहील को क्या कहेगी कि देखिए मेरी लायबिलिटी 1 लाख तक की थी, मैंने एक्सटर्नल पार्टीज को तो दे दी, लेकिन मेरी जो लायबिलिटी हमारी इंटरनल बनती है ना आपस में, वो 50% इक्वल होगी, 50,000 बनती है। मैंने अपनी लायबिलिटी से जो हमारी इक्वल इंटरनल लायबिलिटी उससे 50,000 ज्यादा पे कर दिया है, इसलिए अब आप मेरा राइट है, मिसेस राहील का राइट है क्या कि मिस्टर राहील से 50,000 रुपया निकलवाए। ये कंसेप्ट याद था कि नहीं था? अब कहीं याद था? कोई नहीं याद था या अच्छा याद आ गया, चले ये भी बड़ी बात है, याद आ जाए तो। लेकिन हम अब चले बाकी छोड़े, अब शेयर होल्डर की तरफ जाते हैं। गारंटर की लायबिलिटी है, सब्सक्राइबर की लायबिलिटी है कोई? मुझे एक और कंसेप्ट याद आ गया, कंसेप्ट याद आ जाए मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। सब्सक्राइबर ने जब साइन करता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कोई लायबिलिटी है क्या? शेयर्स खरीदने हैं, जो उसने कहा था सब्सक्राइब किया, शेयर्स खरीदने, ठीक है, इसकी भी लायबिलिटी पता चल गई, उसकी भी चल गई। अब आते हैं मेन पार्टी की तरफ, जहां से ये कंसेप्ट खुलना। शेयर होल्डर
क्या शेयर होल्डर के कोई राइट्स और लायबिलिटीज हैं? बिल्कुल है। पहले कौन सा पढ़े, राइट्स के लायबिलिटीज के? जो आसान है, जो आसान। अच्छा चले लायबिलिटीज। क्या शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी है ना? कितनी? डिपेंड करता है शेयर फुली पेड है कि पार्टली पेड, क्योंकि इसकी लायबिलिटी होती है अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देन तक की। अगर फुली पेड शेयर्स हैं तो अनपेड अमाउंट कोई नहीं, लायबिलिटी जीरो। अगर पार्टली पेड हैं तो लायबिलिटी है कितनी? जितने का शेयर अनपेड है। ये तो बचपन से पढ़ते हैं ना, बचपन से पढ़ा चैप्टर 11। लायबिलिटीज क्लियर? शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होगी? हमने पहले लायबिलिटी को डिफाइन कर दिया, फिर एक एग्जांपल दी लिमिटेड बाय शेयर में, सॉरी एक एग्जांपल दी फुली पेड में, एक एग्जांपल दी पार्टली पेड में। आगे चले। शेयर पे कोई राइट्स होते हैं? राइट्स होते हैं, ऐसे ही तो नहीं सारी दुनिया शेयर्स खरीदती, कोई राइट्स होते हैं तो शेयर खरीदे जाते हैं। क्या राइट्स हैं? राइट नंबर 1, अच्छा ये राइट जरा गौर से समझते रहिए। राइट नंबर 1, डिविडेंड। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड कहते हैं, जिसे आप अकाउंटिंग में इंट्रो में ड्राइंग्स के नाम से कहते हैं ना। ओनर जो प्रॉफिट में से हिस्सा घर लेके जाते हैं उसे ड्राइंग कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में, कंपनी के केस में ड्राइंग्स नहीं होती, जो शेयर होल्डर को पैसे मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का भी राइट है, और अगर वो जनरल मीटिंग में जाके पार्टिसिपेशन करना चाहे कर सकता है, जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता। क्या शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग का नोटिस मिलेगा? जनरल मीटिंग का नोटिस मिलेगा? एग्री करते हैं? नोटिस मिलेगा कि भाइयों 25 तारीख को मीटिंग हो रही है, पहुंच जाना। नोटिस मिलेगा? क्या इनका राइट है कि इसको अटेंड करें जनरल मीटिंग को? क्या इनका राइट है कि अगर वहां पे कोई इश्यू डिस्कस हो रहा है तो उस पर वोट करें? सारे काम कौन करेगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के राइट। आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर है, आपके पास ये सारे राइट्स है, और भी राइट है। क्या बोला? राइट इशू एंड बोनस इशू। क्या? राइट इशू एंड, राइट इशू और बोनस इशू में थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट, इसीलिए मैं इसके साथ आपको समझाने के लिए एग्जाम में ना लिख दीजिएगा। राइट शेयर के साथ लिखें राइट इशू। राइट इशू भी कहते हैं या राइट शेयर भी कहते हैं और बोनस शेयर भी कहते हैं। कंपनी बाद में बाज़ औक़ात ऐसा होता है शेयर होल्डर को कुछ शेयर इशू करती है, उसे राइट इशू या बोनस इशू या राइट शेयर या बोनस शेयर कहते हैं। आप ऐसा कीजिए, राइट इशू की बजाय राइट शेयर कर लें और बोनस इशू या बोनस शेयर कर लें तो शायद ज्यादा बेहतर समझ आए। अच्छा, राइट इशू या राइट शेयर के साथ लिख लें क्या? सस्ता शेयर। सस्ता शेयर, ये मैंने सस्ता लिखा है, पता नहीं क्या लिखा गया लेकिन लिखा मैंने सस्ता अपनी तरफ से। और ये है मुफ्त शेयर। बोनस मुफ्त शेयर। होता क्या है, रूल क्या है? ये तो लॉ में लिखा हुआ ना, कुछ चीजें लॉ में नहीं लिखी वो भी रूल बन जाती है। नॉर्मली क्या है हमारे मोहल्ले में ऐसे, बाकी शायद आप लोगों के भी सोसाइटीज वगैरह में ऐसे होता हो, किसी बंदे ने मकान बेचना हो ना, पहले हम सायों से पूछता है, सर मैं ये मकान बेचने लगा, क्या आप इसको खरीदना चाहते हैं? क्योंकि पहला हक हम सायों का। अगर हम साय कहते हैं नहीं हमने नहीं खरीदना, फिर वो जाके प्रॉपर्टी डीलर को या बाहर आवाज लगाता है। नॉर्मली ऐसे होता है ना। कंपनी ने एक दफा इशू शेयर इशू कर दी है प्रोस्पेक्टस के जरिए से, दूसरी दफा शेयर इशू करने, आप फर्ज कीजिए पहले 200 मिलियन इशू शेयर के, बाद में 100 मिलियन और की जरूरत पड़ी, ये जो मजीद 100 मिलियन शेयर इशू करें, बताइए क्या कंपनी को पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों ने शेयर खरीदने हैं कि नहीं खरीदने? पहले उनका राइट है, उनका हक है कि पहले प्रोस्पेक्टस इशू करके जनरल पब्लिक से इनविटेशन लें। पहले डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस इशू करके जनरल पब्लिक से ना पूछना चाहिए, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बल्कि फैमिली मेंबर की तरह हो गए ना, एक ही कंपनी के मालिक है। पहला एग्री करते हैं, पहला राइट जब सब्सिक्वेंट इशू ऑफ शेयर हो, पहला राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाए, इसे कहते हैं राइट इशू या राइट शेयर। यानी जब सब्सिक्वेंटली कोई कंपनी इशू करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है उनसे पूछा जाए, वो अगर कहें हमने नहीं खरीदना फिर बाहर प्रोस्पेक्टस इशू करके बेचे जाएं, वरना इनको पहले दे। एग्रीड? राइट इशू। अच्छा, राइट इशू पे जरा गैस कीजिए, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा कि नहीं अगर राइट शेयर इशू करने हैं?
अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं हाँ हमें दो शेयर्स, प्रॉस्पेक्टस नहीं किया, शाबाश, तुक्का लगाया था ना ये भी, अच्छा पर आगे चलते हैं। बोनस इशू, बोनस इशू क्या होता है? कंपनी के पास है प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनी को आगे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, वो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रही, जबकि शेयर होल्डर कहते हैं हमें डिविडेंड चाहिए, डिमांड कर रहा है। कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है, क्या? वो अपने मजीद शेयर फ्री में इशू कर दे। देखिए जो राइट शेयर होंगे ना, इनमें राइट क्या है? राइट ये नहीं है कि पैसे नहीं लिए जाएंगे, राइट ये है कि पहले आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? अगर आप कहते हैं ठीक है हमने खरीदने हैं, तो फिर आपको इशू करके आपसे पैसे लिए जाएंगे। बोनस इशू में क्या होता है? शेयर्स मुफ्त में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेच दिए जाते हैं। ये एक तरह से पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड है। इन काइंड समझते हैं? अदर देन कैश। इसमें कंपनी मजीद शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं हम तो डिविडेंड कह रहे थे, डिविडेंड दो, ये तुमने अपने शेयर में हमें पकड़ा दिया, इनका क्या करें? कंपनी कहती है परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो, स्टॉक एक्सचेंज जाए, वहां पे हमारे शेयर सेल परचेज हो रहे हैं, शेयर बेच दें, पैसे हाथ में जेब में डालें, ये आप हमारी तरफ से आपको डिविडेंड है। ये क्या है? बोनस। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है कि नहीं है कि अगर कंपनी बोनस इशू करती है उन्हें मिले? राइट इशू। तो ये राइट्स आगे पसंद आए राइट? सबसे अच्छा राइट कौन सा लगा आपको? डिविडेंड। यार ऐसे ना कहे यार, सोचा ना, पैसों के मामले में सोचा, फौरी फैसला करना होता है। और सबसे फारग कौन सा लगा आपको? राइट। राइट इशू। अच्छा मुझे ये जनरल मीटिंग वाला सबसे, बहरहाल चलें चलें। इसका मतलब है कुछ शेयर होल्डर, सारे राइट शेयर होल्डर को अवेलेबल है, किसी के लिए कोई अच्छे हैं, किसी के लिए दूसरे अच्छे। चलो ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन, कहानी में ट्विस्ट आ जाए अब। क्या इन राइट, अच्छा हाँ, क्या कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स है, एक ही काइंड है ऑर्डिनरी शेयर, उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं, क्लास ए क्लास बी। ये राइट्स क्लास ए के साथ भी होंगे, क्लास बी के साथ भी, के सिर्फ क्लास ए के साथ? दोनों के साथ होंगे, दोनों शेयर होल्डर है, दोनों के साथ होंगे भाई। लेकिन क्या दोनों के राइट्स सेम होंगे कि इनमें वेरिएशन हो सकती है? वेरिएशन, इस वेरिएशन की वजह से तो डिफरेंट क्लास बनती है, वरना अगर फेस वैल्यू सेम, नॉमिनल वैल्यू सेम, राइट सेम, तो डिफरेंट क्लास बनाने की क्या जरूरत है? डिफरेंट क्लास बनने के पीछे कंसेप्ट ही यही होता है कि हमने दूसरे को राइट्स डिफरेंट देने हैं। राइट्स कैन बी वेरीड। बोले क्या शेयर होल्डर के राइट्स वेरी हो सकते हैं? यस। क्या शेयर होल्डर के राइट्स वेरी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा राइट? सारे ही हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, क्या मतलब? इस पे हो सकता है, अब वो क्लास ए क्लास बी पिछले लेक्चर में लिखा हुआ था, इसमें नहीं, चलो इसमें भी लिख देते हैं। ये है हमारा ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी में ये हमारी क्लास ए, ये क्लास बी। इस क्लास को हो सकता है इस क्लास में एक शेयर पे एक वोट हो, 1 वोट पर शेयर। इधर डिसप्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, हो सकता है 2 वोट्स पर शेयर हो सकता है हाफ वोट पर शेयर हो, वेरिएशन में कोई डिसप्रोपोर्शनेट। इवन हो सकता है नो वोट्स पर शेयर हो, इनको वोटिंग पावर हो ही ना, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। इसी वजह से वो कंसेप्ट आता है, निकलता है कौन सा? 10% शेयर होल्डर इज नॉट इक्वल टू 10% वोटिंग पावर। दोनों में फर्क, अगर डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर हो ना, तो 10% शेयर होल्डिंग का मतलब कुछ और होता है, 10% वोटिंग पावर का मतलब कुछ और होता है। प्रीवियस लेक्चर में समझाया था ना। आगे चलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी राइट हो सकता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनमें ये डिसाइड करना होता है कि अच्छा डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड दे दिया, अगले साल लॉस हुआ, डिविडेंड तो नहीं मिलेगा।
अगले साल फिर सुपर प्रॉफिट हुआ, क्या तीसरे साल जो सुपर प्रॉफिट हुआ उसमें दूसरे साल का पेंडिंग डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? ये डिपेंड करता है शेयर के राइट्स पे क्या लिखा गया था। ठीक है, कुछ क्लासेस को हम क्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड लाओ करते हैं, कुछ को नहीं लाओ करते। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, क्या शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है? ऑर्डिनरी शेयर तो रिडीम नहीं हो सकते, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई क्लास हमने 1 साल बाद रिडीम करनी हो, कोई क्लास 3 साल बाद रिडीम करनी हो, प्रेफरेंस शेयर की कोई क्लास 5 साल बाद रिडीम करनी हो। तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स के लिहाज से भी डिफरेंट हो, और हो सकता है कुछ प्रेफरेंस शेयर्स को हमने ये राइट दिया हो क्या कि तुम 3 साल बाद कन्वर्ट करवा के ऑर्डिनरी शेयर में आ जाना। कन्वर्जन ऑफ शेयर के भी राइट्स। बताइए क्या क्लियर हो गया शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होते हैं? अगला क्वेश्चन, ये राइट्स शेयर कैपिटल नंबर्स कौन सी काइंड होगी, कौन सी क्लास होगी, डिवीजन क्या होगी, ये सारी कहानी लिखी होती है मेमोरेंडम में। ठीक है, राइट्स कहां लिखे होते हैं, किस क्लास के साथ क्या राइट्स होंगे, ये मेमोरेंडम में नहीं लिखे होते, आर्टिकल्स में। ये तो पक्का तुक्का लगाया था क्योंकि मैंने तो ये बताया ही नहीं अभी। हाँ, मैं जाहिर मेमोरेंडम में नहीं तो दूसरी सही कह रहे हैं, इसे कहते हैं एक अक्लमंदाना तुक्का, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में ये लफ्ज़ आया। आगे चलते हैं। तो ये राइट्स जो हैं ये कहाँ लिखे होते हैं? आर्टिकल्स में। कहानी में एक और ट्विस्ट लेके आऊं। एक तो ट्विस्ट ये बताया ना, ये राइट्स थे और इसमें वेरिएशन हो सकती है। वेरिएशन कैसे हो सकती है सीखना चाहेंगे क्या? नहीं। अच्छा, अक्लमंदाना तुक्का लगाएं, आपके ख्याल में कैसे अल्टरेशन होती होगी? शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन आर्टिकल्स है, मेमोरेंडम या आर्टिकल में से कोई भी अल्टरेशन करनी हो स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, रजिस्ट्रार को नोटिफिकेशन जाएगा। मुझे लग रहा है ये, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है। अभी देखते हैं क्या। यह है वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर का कंसेप्ट। वेरिएशन इन राइट्स, इसमें हम सीखेंगे क्या? इसमें हम 3 चीजें सीखेंगे। शेयर होल्डर के राइट्स को 2 चीजें सीखेंगे। शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी कैसे किया जा सकता, वेरी का मतलब चेंज कैसे किया जा सकता है, और दूसरा हाउ टू अपील अगेंस्ट वेरिएशन, अगर इस वेरिएशन के खिलाफ अपील करनी है किसी ने, वो कैसे करेंगे। ठीक है, फर्ज कीजिए इसके लिए छोटी सी एग्जांपल, ये है ऑर्डिनरी शेयर्स, ये है क्लास ए, ये है क्लास बी, इसके शेयर्स हैं 80 मिलियन, क्लास बी के शेयर्स हैं 20 मिलियन। क्लास बी के शेयर्स कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, हमने इसके राइट्स बढ़ा के लिख दिए। हमने आर्टिकल्स में लिखा कि क्लास बी में क्लास ए वालों को 1 वोट पर शेयर है, क्लास ए वालों का क्या है 1 वोट पर शेयर, क्लास बी वालों को कहा 2 वोट पर शेयर। क्यों? ताकि लोग अट्रैक्ट हों और क्लास बी के शेयर्स खरीदे हमसे। लोगों ने खरीदे भी, खरीद लिए। उसके बाद हमारा इरादा बदल गया, हमने कहा यार पैसे तो भागे हैं, अब ऐसा करते हैं अल्टरेशन, ये क्लास बी के राइट्स जो है 2 वोट्स पर शेयर, ये राइट्स कहां लिखे हैं? आर्टिकल्स में। हमने कहा ऐसा करते हैं, हमारे पास टोटल 100 मिलियन है, 80 मिलियन क्लास ए के शेयर्स है। क्लास ए के शेयर होल्डर को हमने कहा भाई तुम ऐसा करो, स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 यानी 75 पे भी पास हो जानी है। हमने कहा जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो कि आर्टिकल्स के अंदर ये वाले राइट्स वेरी करके इनको भी 1 वोट पर शेयर कर दिया जाए। क्लास ए वाले शेयर होल्डर तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, आपने वैसे हमसे ऊपर बढ़ा दिया था उनको, ये ठीक है। राइट्स लिखे हुए हैं आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स की अल्टरेशन हो सकती है 3/4 मेजोरिटी के साथ। हमारे पास पावर है 77 मिलियन शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी। अब बताइए क्लास बी के शेयर होल्डर के साथ ज्यादती होगी कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए लॉ ने कहा ठहर जाओ,
नॉर्मली आर्टिकल या मेमोरेंडम की अल्टरेशन करनी हो ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब टोटल शेयर्स का 3/4 मेजोरिटी अप्रूवल दे। लेकिन अगर शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करना है तुमने, शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करना है तुमने, तो एक तो टोटल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, उस स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद, उस स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद जो इफेक्टेड क्लास है, इफेक्टेड क्लास है, इफेक्टेड क्लास से मुराद क्या, जिसके राइट्स को वेरी किया जा रहा है, इफेक्टेड क्लास के भी 3/4 मेजोरिटी अप्रूवल देगी, तो फिर राइट्स वेरी होंगे, वरना नहीं होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसीलिए, और ये देखिए ये लॉजिकल है कि भाई जो इफेक्टेड क्लास है उसकी भी तो अप्रूवल लो, वरना तो मेजोरिटी खा जाएगी मिनॉरिटी को। पैसे लेने होंगे, उनको बढ़ा चढ़ा के राइट्स देंगे, पैसे लेने के बाद दोबारा उनको आसमान से जमीन पे फेंक देंगे। तो इसीलिए लॉ ने कहा जब आपने शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी करना है, जब क्या करना है, शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करना है, जब शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करना है, कैसे करना है, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। ये स्पेशल रेजोल्यूशन टोटल की बेस पे पास होगी, टोटल शेयर होल्डर की बेस पे। फिर क्या करो, फिर इफेक्टेड क्लास यानी क्लास बी हमारी एग्जांपल में, इफेक्टेड क्लास के 3/4 मेजोरिटी भी अप्रूवल दे, फिर जाके अल्टरेशन होगी, वरना नहीं होगी। और फिर इसके बाद आपने अल्टर्ड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में, क्योंकि आर्टिकल्स में अल्टरेशन करनी है ना, अल्टर्ड आर्टिकल रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देने हैं 30 डेज में। ठीक है, उसको नोटिस आप 15 दिन के बाद चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन का दे देंगे, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन रूल है 15 दिन में। लेकिन अल्टर्ड जो आर्टिकल्स में अल्टरेशन किया है, राइट्स अल्टर करिए ना, तो अल्टर्ड आर्टिकल हमने 30 डेज में रजिस्ट्रार को फाइल करना है। यह है हाउ टू वेरी। ये समझ आया, खास तौर पे ये वाली प्रोविजन, ये अगर प्रोविजन ना होती तो मुल्क में जंगल का कानून होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब होता। इसमें कह रहा है लाठी वालों से पूछो, इसमें कह रहा है भैंसों से भी पूछो, भाई तुम्हारी क्या मर्जी है। 3/4 इफेक्टेड क्लास की भी मर्जी दी जा रही है। यहां तक क्लियर, वेरी अच्छा। बताइए क्या ये पॉसिबल है स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो जाए? रेयर है लेकिन पॉसिबल है। क्लास बी की भी 3/4 मेजोरिटी यानी 20 में से 15 मिलियन, लेकिन स्टिल बाकी के जो 5 मिलियन इफेक्टेड क्लास के शेयर होल्डर्स हैं वो ये कहे, यानी वो कितने बनते हैं, 20 मिलियन में से 3/4 ने अप्रूवल दे दी, बाकी 1/4 यानी 25%, इसके 25% बचे। कैसा पॉसिबल है कि इसमें क्लास बी में 3/4 ने अप्रूवल दे दी, जिस 1/4 यानी 25% ने अप्रूवल नहीं दी उनके साथ ज्यादती हो रही हो? ऐसा चांस रेयर है, क्योंकि जहां पे टोटल 95% लोग उधर चले गए, टोटल की बात कर रहा हूं, सिर्फ इफेक्टेड क्लास की नहीं, तो 5% के साथ ज्यादती हो नॉर्मली समझ में नहीं आती। लेकिन फिर भी लॉ ने क्वेश्चन रखा है, उसने कहा अगर इस इफेक्टेड, अगर ये जो 3/4 ने मेजोरिटी दे दी, इसमें से 3/4 ने मेजोरिटी दे दी, इसमें से जो 1/4 बच जाए, उनको लगे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, स्टिल वो भी कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि सर ये राइट्स को जो वेरी किया गया है, हमारे राइट्स को, इसको कैंसिल कर दिया जाए, रिवोक कर दिया जाए। तो लॉ इसको कैंसिल कर देगा कुछ शराइत पे। ठीक है, क्या फिर सुनिए, शेयर होल्डर के राइट्स वेरी हुए, क्या वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स को कैंसिल किया जा सकता है? इसका जवाब है यस, कैंसिल किया जा सकता है। कैसे, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया हुआ है। कहां बता दिया, कहां बताया? बोर्ड, हाँ, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कैंसिल किया जा सकता है? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल किया जा, उसकी जो कंडीशन थी इसकी भी वही कंडीशन था। क्या याद है आपको? तकरीबन वही है, एट लीस्ट 10%, उधर था 10% शेयर होल्डर, यहां पे एटलीस्ट 10% ऑफ इफेक्टेड क्लास अप्लाई करे। किसको अप्लाई करे? कोर्ट को। कब? विद इन 30 डेज। और क्या साबित करे? कोर्ट भी ऐसे नहीं है कि जैसे 10% इफेक्टेड क्लास जाएगी विद इन 30 डेज तो कोर्ट उनको ऑर्डर इश्यू कर, नहीं, कोर्ट देखेगा वाकई इनके साथ ज्यादती हुई है कि नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। क्या? मटीरियल फैक्ट्स वर कंसील्ड, मटीरियल फैक्ट्स वर कंसील्ड का मतलब छुपाए गए थे।
छुपाए गए थे। या इवन बाद में भी ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग जिन्होंने इधर अप्रूवल दी थी ना, बाद में उनका इरादा बदल जाए, वो कहें नहीं यार हमें तो पहले ये चीजों का पता ही नहीं था, वो भी कहें कि इस रेजोल्यूशन को कैंसिल होना चाहिए। तो 10% ऑफ फैक्ट्री क्लास कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कैंसिल। कब? जब ये साबित हो जाए कि कुछ मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया था, व्हेन एंड चेंज इज हार्मफुल टू इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, और ये जो चेंज किया गया है ये मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। कंपनी इस ऑर्डर को फॉरवर्ड करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज। क्यों फॉरवर्ड करेगी रजिस्ट्रार को? क्योंकि जब ओरिजिनल वेरी किया गया था शेयर होल्डर के राइट्स को, तब भी तो रजिस्ट्रार को इतला पहुंचाई थी अल्टर्ड आर्टिकल जमा करवा के। कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया है, उसकी इतला भी रजिस्ट्रार को पहुंचाने, ताकि रजिस्ट्रार रिवाइज वाला आर्टिकल्स फाड़ के फेंक दे, क्योंकि वो कोर्ट ने नल एंड वाइट करार दे दिया और कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। यहां पे स्टूडेंट सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते होते हैं, कहते हैं सर यहां पे लिखा हुआ है 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास कोर्ट में जाएंगे, टोटल 100 मिलियन थे, 80% इधर आ गए, इनमें से भी 3/4 मेजोरिटी यानी 15 मिलियन इधर आ गए, बाकी 5% बचते हैं। 5% सारे के सारे भी चले जाए वो 10% नहीं बनते। तो वो स्टूडेंट दो गलतियां कर रहे होते हैं। एक चीज, ये जो यहाँ पे 10% लिखा हुआ है ना, ये टोटल शेयर होल्डर्स का नहीं लिखा हुआ, ये 10% लिखा हुआ है अफेक्टेड क्लास, यानी इस क्लास बी के 10% शेयर होल्डर ने जाना है, ठीक है। और अगर 20 मिलियन में से 3/4 इधर जाए, 1/4 इधर, तो 1/4 जो इस अफेक्टेड क्लास का 25% बनते हैं, तो वो 10% पूरा 10% पूरा हो जाता है। और दूसरी की गलती क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने पहले अप्रूवल दी थी अफेक्टेड क्लास में से, वो बाद में अपना इरादा बदल लें और कोर्ट के पास सरेजा अप्लाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहे सर पहले हमें पता ही नहीं था, मटेरियल फैक्ट्स कुछ हमसे छुपाए गए थे, हमें कहा कुछ और गया था, हमें यह कहा गया था कि वोटिंग राइट्स तुम्हारे उधर से कम करेंगे और डिविडेंड के राइट्स बढ़ा देंगे, तो हमें वोटिंग राइट्स तो कम कर दिए, डिविडेंड के बढ़ाए नहीं। कुछ बाद में उनका इरादा भी चेंज हो सकता है। तो याद रखिए कंसेप्ट क्या शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया जा सकता है? बिल्कुल वेरी किया जा सकता है। क्या प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर मेन स्पेशल रेजोल्यूशन और फैक्ट्री क्लास की 3/4 मेजोरिटी। क्या इसके वेरिएशन को कैंसिल भी किया जा सकता है? बिल्कुल। शर्त क्या है? 10% ऑफ फैक्ट्री क्लास किधर जाए? कोर्ट। कब जाए? 30 दिन में। क्या साबित कर दें कि कोई मटेरियल इरेगुलरिटीज थी और चेंज हार्मफुल है मेंबर्स के लिए, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और वो जो राइट्स वेरी किए गए थे शेयर होल्डर्स के, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़े। आपने इन तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव की रीडिंग करनी है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे शायद 3, 4 और 5। रीडिंग करनी है और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो है एंड पे वो भी अटेम्प्ट करने हैं। होम असाइनमेंट आप अपनी लेक्चर प्लान में से जरूर देख लीजिएगा और उसको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम।